तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो सामने आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है, इस पीरियोडिक टेबल में जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये सारे के सारे जो ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, मेटल्स। और बीच में जो ग्रीन कलर की एक आपको एक लाइन दिखाई दे रही है बीच में, ये क्या है, ये है मेटलॉइड्स यानी अर्ध धातु। मेटल्स बोलते हैं धातु को अंग्रेजी में, यानी ये जो नीले रंग में जो तत्व दिखाए गए हैं ये सभी क्या है, धातुएं हैं। और ग्रीन कलर में यानी हरे रंग से जिनको दिखाया गया है वे क्या है, अर्ध धातुएं। और जो पीले रंग में बिल्कुल दाहिनी तरफ जो दिखाए गए हैं वो सब क्या है, अधातुएं। तो इस प्रकार से हम जो तत्व हैं उन तत्वों को हमने मुख्य 3 भागों में बांटा, धातु, अधातु और अर्ध धातु, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों की। जो धातु और अधातु है उनके हम भौतिक गुण कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं के बारे में। ये धातु है, ये अधातु। धातुओं की अगर सबसे पहली बात करते हैं अवस्था की बात, मैंने आपको जैसे बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम बात करते हैं धातुओं की तो सभी की सभी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में है। सभी की सभी धातुएं क्या है, ठोस अवस्था में है। और यहाँ अपवाद के लिए केवल एक ही धातु होते हैं जिसको हम पारा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मरकरी कहते हैं। और इसका जो संकेत है वो है कैपिटल Hg। देखिए जो मैं बोलते समय जो लिखता जा रहा हूँ आप समझते चले जाइए, इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे और संकेत भी याद हो जाएंगे। तो जो आम रसायन शास्त्र में जो हम इस्तेमाल करते हैं समीकरणों में, वो सूत्र जो है कुछ ही धातु कुछ ही ऐसे तत्व होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अवस्था की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातुएं किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और एकमात्र जो धातु है वह कौन सी है, मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। पारा हिंदी में बोलते हैं, मरकरी इंग्लिश में। और इसका जो संकेत है वो कैपिटल Hg, H कैपिटल और G। तो ये अन्य जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो जितनी भी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी प्रश्न है वो इसी तरह से बनेंगे। तो जो अन्य विषय के अनुसार जो NCERT या CBSE के एनुअल पाठ्यक्रम जो हमारा एनुअल सिलेबस है उसके अतिरिक्त ये बहुत ही उपयोगी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसलिए अन्य दर्शक भी जो विद्यार्थी नहीं है और किसी प्रकार से प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं का अगर वो तैयारी करें उनके लिए बड़ी लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं अधातुओं की अवस्था के बारे में। अगर हम बात करें अधातुओं की अवस्थाओं में तो ये अधातुएं जो होती हैं ये 3 अवस्था में रहती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जितनी भी धातुएं, मैंने बताया लगभग 20 प्रकार की अधातुएं, लगभग संख्या में अधातुओं की अगर हम बात करते हैं अधातुओं की तो उनकी संख्या लगभग कितनी है, 20। इन 20 में जो धातुएं अधातुएं हैं वो लगभग क्या है, गैसीय अवस्था में है। ज्यादातर जो गैस अधातुएं हैं वो गैसीय अवस्था में है। और एकमात्र, ये भी एक अपवादित बात है, एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोमीन। और इस ब्रोमीन का जो संकेत है इसको कैपिटल B और स्मॉल r। देखिए जो संकेत लिखे इस बात को ध्यान से समझिए। इसको आप कैसे भी अपने लिख सकते हैं अपने मर्जी के अनुसार, ये निर्धारित किया गया है। इसको निर्धारित करने वाला होता है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा संस्थान है जो तत्वों के गुण और आदि उनसे संबंधित जितने भी विस्तृत जानकारियां हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको निर्धारित करता है। तो ये तत्वों के जो संकेत हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो ब्रोमीन का अगर हम संकेत करें तो कैपिटल B और स्मॉल r, ये ब्रोमीन का संकेत है। एकमात्र द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। बाकी जो बात करते हैं ठोस अवस्था में तो सबसे अधिक पाए जाने वाली ठोस धातु क्या है, कार्बन, जिसका संकेत क्या है, C। और ठोस अवस्था में पाए जाने वाली दूसरी है सल्फर, और सल्फर अधातु का जो संकेत है वो है कैपिटल S। और तीसरी जो है वो है फास्फोरस। इस फास्फोरस का संकेत है कैपिटल P। ये 3 मुख्य अधातुएं हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी, सल्फर और फास्फोरस और कार्बन। और इन तीनों के संकेत याद रखिएगा। कार्बन का संकेत है कैपिटल C, सल्फर का संकेत है कैपिटल S और फास्फोरस का संकेत है कैपिटल P। तो ये हमारे बात होती है अवस्था के बारे में।
अब हम बात करते हैं दूसरी, जिसको बोलते हैं आघात वर्धता। आघात वर्धता, आघात वर्धता इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी ये क्या गुण है? जब किसी पदार्थ के ऊपर हथौड़े से चोट मारी जाती है, हथौड़े से चोट मारने पर या जब उसको पीटा जाता है और वह पदार्थ फैल करके चद्दर में परिवर्तित हो जाता है। If the substance is hammered or is beaten strongly, then it spreads into seeds. This property of the substance is called malleability। और पदार्थ के इस गुण को, जिससे जब इसको पीटने पर यह धातु चद्दर के रूप में फैल जाता है, पदार्थ के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धता। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी की सभी आघात वर्धता के गुण से संपन्न है, यानी उन सभी में आघात वर्धता का गुण पाया जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धता का गुण पाया जाता है सोने में। सोना बहुत ही ज्यादा आघात वर्ध है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा चांदी, और जो तीसरा तत्व है वह आता है हमारा एल्यूमिनियम। और अन्य जो है उनमें भी ये आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें ये आघात वर्धता का गुण पाया नहीं जाता, और वो एकमात्र कौन है? पारा। क्योंकि पारा पहले बताया था, पारा स्वयं अपने आप ही तरल अवस्था में है। जो तरल अवस्था में है उसको पीट के चद्दरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, याद रखने की बात है। और अगर हम बात करते हैं लेड, एक दूसरी धातु होती है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सीसा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड, LEAD, और इसका संकेत है कैपिटल P स्मॉल b, PB। यह एक धातु है, इसके अंदर भी जो आघात वर्धता का गुण तो है, लेकिन यह गुण इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये विशेष बातें थी। क्योंकि सोना बहुत अधिक कीमती होने के कारण से, बहुत अधिक महंगा होने के कारण से इसकी चद्दरें बनाना, इस तरह से इसको व्यवहार में लेके आना ये संभव नहीं है। चांदी के वर्क, जिसके नाम ने सुना होगा, मिठाइयों के ऊपर एक सफेद चमकीला एक कोई पदार्थ लगाता है, यह क्या होता है? चांदी का वर्क। इसका इस्तेमाल भी होता है भोजन के अंदर भी, या जो च्यवनप्राश जो आप खाते हैं सोना चांदी, उसमें अंदर क्या है? चांदी का वर्क है। और आप सबसे अधिक प्रचलित जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम की पन्नी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर फॉइल। जब आप भोजन आदि का पैकिंग करते हो तो अपने भोजन को किसमें लपेटते हो? एल्यूमिनियम फॉइल में, क्योंकि ये एक सस्ती धातु है और सहजता, इसके अंदर जो आघात वर्धता का गुण भी बहुत अधिक है, और ये अच्छे से फैल करके बहुत बहुत बारीक और बहुत पतली पन्नी में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए जो ज्यादातर भोजन को पैक करने के लिए जिस पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है वो किससे बनाई जाती है? एल्यूमिनियम से। अब हम बात करते हैं दूसरे तरफ अधातुओं के बारे में। अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है। ये आघात वर्ध नहीं होते, ये होते भंगुर, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। भंगुरता से क्या अभिप्राय है? जब किसी पदार्थ के ऊपर चोट मारी जाती है तो वह टूट जाता है। भंग, यानी इस शब्द को पढ़िए, भंग। भंग का मतलब क्या था? टूटना। तो जब चोट लगेगी और वो पदार्थ टूट जाएगा तो वह पदार्थ क्या होगा? अधातु। जिस पदार्थ में यह गुण मिलेगा वह पदार्थ क्या होगा? अधातु। सभी धातुएं जो हैं, जितने भी धातुएं हैं वो सभी के सभी क्या हैं? भंगुर हैं, भंगुर अवस्था में होती हैं, यानी भंग हो जाती है मारने पर, चोट मारने पर। अब हम बात करते हैं अगले गुण के बारे में। तीसरा गुण है तन्यता। तीसरा जो हमारा गुण है वह क्या है? तन्यता। तन्यता क्या गुण है? धातुओं को खींचकर उसके तार बनाए जा सकते हैं, यानी इफ द सब्सटेंस कैन बी पुल्ड इनटू वैक्स, यानी उसको किसी संकरित जगह पे फंसा करके और दूसरी तरफ से खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, वह टूटता नहीं है, वो लंबा हो जाता है, तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी धातुओं को खींच करके उनकी तार बनाई जा सकती है। खींच कर तार बनाने के इस गुण को इस बोलते हैं हम तन्यता, और सभी धातुओं में यह गुण पाया जाता है। सभी धातुओं में सबसे अधिक जो तन्य धातु हुआ है क्या है? फिर से वही है सोना। सोना इतना तन्य है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है।
सोने के अंदर तन्यता का गुण और मेलेबिलिटी, यानी मैंने पीछे बताया था आघात वृद्धता बहुत अधिक है, सबसे ज्यादा है, चरम पर है ये। तो आघात वृद्धता होने के कारण से यानी पीटा जा सकता है बारीक से। तन्यता भी बहुत अधिक है। हमारा जो मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल हैं, उस बाल की तुलना अगर की जाए तो उस बाल की तुलना में 400 गुना पतला सोने का तार बनाया जा सकता है। 400 गुना पतला। इसी कारण से इसके 1 ग्राम से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है चांदी, और फिर उसके बाद में आता है आपका तांबा, और फिर आता है एल्यूमिनियम। फिर क्या आता है एल्यूमिनियम, क्योंकि सोना और चांदी बहुत अधिक महंगे होते हैं, इसलिए इनको व्यवहार में लेके आना काफी कॉस्टली होता है, काफी महंगा होता है। तो जो हम तार आदि इस्तेमाल करते हैं विद्युत उपकरणों में, वो सामान्यतः किससे बने होते हैं? तांबा और एल्यूमिनियम से। अगर हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में, तो जो अधातु है वो क्या आती है? अतन्य। अतन्य से अभिप्राय क्या है कि इनके तार नहीं बनाए जा सकते, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। कुछ विद्यार्थी हैं वो इस बात को लेकर के उनमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि प्लास्टिक के भी तो तार बनते हैं लंबे। देखिए वो एक अलग प्रक्रिया है, उसको गर्म कर करके कुछ अलग क्रियाओं के द्वारा उनको तार के रूप में मोल्ड किया जाता है। खींच के तार नहीं बनते, उनको मोल्ड किया जाता है सांचों में डाल करके या कुछ मशीनों की मदद से, अन्य क्रियाओं से एक अलग विषय है। सीधा सा इतना समझ लीजिए, इनको जब खींचा जाता है जोर से तो बलपूर्वक लगा करके खींचने पर ये तारों में परिवर्तित नहीं हो सकते, इसीलिए अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब हमारा आता है चौथा गुण। यह चौथा गुण जो है वह है सुचालकता। चौथा गुण क्या है हमारा? सुचालकता। सुचालकता से अभिप्राय क्या है? इसको हम ये कह सकते हैं चालकता। जितनी भी धातुएं हैं वो उष्मा और विद्युत की चालक है, उष्मा और विद्युत की चालक। और सही शब्द इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं सुचालक। सुचालक। चालक और सुचालक में अंतर क्या है? सु एक ऐसा क्या है? उपसर्ग है जिसका मतलब है बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छे। दीज आर द गुड कंडक्टर। इंग्लिश में इनको बोलते हैं कंडक्टर और हिंदी में इसको बोलते हैं चालक। ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं वो उष्मा और विद्युत की चालक हैं। अगर आप प्रयोग के द्वारा करना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, एक कोई भी धातु की छड़ ले लीजिए। उस धातु की छड़ को एक सिरे को हम ना एक तरफ 2 ईंटों के बीच में, बिल्कुल साधारण गतिविधि मैं बता रहा हूं जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में धातु की कोई छड़ या धातु की कोई पत्ती आपके घर में जरूर होगी, उसको क्या लीजिए 2 ईंटों के बीच में दबा दीजिए। और इस प्रकार से जो ये मुक्त सिरा है इसके ऊपर आप मोमबत्ती के मोम की सहायता से अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर क्या है माचिस की तिलियों को चिपका दीजिए। जब हम इस तरह से चिपकाने के बाद इसके दूसरे सिरे को गर्म करना शुरू करते हैं, यहाँ आपने क्या कर दिया, गैस बर्नर ले लीजिए या फिर आप मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको यहाँ से उष्मा मिलती है तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये जो उष्मा है, ये उष्मा इस जो आपने कोई भी धातु की पन्नी या धातु की रॉड ली उसके इस सिरे पर हम क्या दे रहे हैं धातु। तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद यहाँ यह जो मोम से चिपी हुई माचिस की तिल्ली है यह मोम पिघलना शुरू कर देता है। और मोम पिघलता कब है? जब इस मोम को उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि उष्मा मिलने पर क्या है मोम पिघलेगा। जैसे ही मोम पिघलता है तो यह जो माचिस की तिल्ली वो नीचे गिर जाएगी। कुछ देर के बाद तो अगली माचिस की तिल्ली है वह भी नीचे गिरेगी, क्योंकि उसका भी मोम पिघल जाएगा। इस प्रकार हम देखते रहेंगे, जब लगातार इसकी गर्म करते रहेंगे तो जितनी भी माचिस की तिलियां हैं वो जो मोम से चिपकी हुई हैं उन सब का मोम पिघल जाने के कारण वो सभी की सभी नीचे गिर जाएंगी। तो ये जो सामान्य क्रियाकलाप है जिसको आप घर पर भी कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप से ये सिद्ध होता है कि जो धातुएं होती हैं वो उष्मा का चालन करती हैं। धातुओं को यहाँ पे इस क्रियाकलाप में हमने देखा उष्मा को हम जो इसको दे रहे हैं, उष्मा की आपूर्ति क्या है, एक सिरे पे हो रही है, लेकिन ये दूसरा सिरा भी यहाँ पे गर्म हो गया। ये केवल तभी संभव हो सकता है जब यह उष्मा इस धातु की छड़ या धातु की पत्ती में से आर पार गुजरे। तो ये जो गतिविधि है ये दर्शाती है कि धातुएं जो होती हैं उनके अंदर उष्मा का चालन करने का गुण होता है, यानी धातु को हम सुचालक बोलते हैं। ठीक है। अब एक गतिविधि और करते हैं, सामान्य दूसरी गतिविधि। ये तो था उष्मा का चालन। अब हम करते हैं विद्युत का चालन। ये जो जितनी भी धातुएं हैं ये सभी विद्युत की भी चालक हैं, यानी ये अपने अंदर से विद्युत को भी गुजरने देती हैं।
इसके लिए भी एक छोटी सी गतिविधि है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आपके घर में जो विद्युत सेल होता है तो बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाता है। एक विद्युत सेल ले लीजिए और आप एक विद्युत बैटरी के अंदर इस्तेमाल होने वाला छोटा बल्ब ले लीजिए, या कोई एलईडी भी ले सकते हैं, जो एलईडी जो आराम से उपलब्ध हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक साधारण सा सर्किट बनाएंगे। इसके जो आपका विद्युत सेल है ये इसका ऋण सिरा है और ये विद्युत सेल का धन सिरा है। अब हम इसको परिपथ बनाएंगे। साधारण परिपथ के द्वारा ऋण सिरे को हम बल्ब के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब दूसरा जो बल्ब का धन टर्मिनल है, इस धन टर्मिनल को हम इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे इसका सिरा रहेगा मुक्त अवस्था में, और एक तार को हम विद्युत सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ करके इसको मुक्त अवस्था में रखेंगे, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, खाली स्थान है। अब हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की धातुओं की वस्तुओं को लेंगे और इन दोनों जो ये गैप हमने यहाँ बीच में छोड़ा है, इस गैप में इस प्रकार से रखेंगे कि वह वस्तु जो धातु से बनी हुई है वह एक तरफ इस सिरे को छुएगी और दूसरी तरफ इस सिरे को छुएगी। अभी हम कर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक चम्मच लिया जो स्टील का बना हुआ है, उस चम्मच को हमने यहाँ रखा, उस चम्मच को इस प्रकार रखा कि चम्मच का एक सिरा यहाँ इस तार को छूता है और दूसरा सिरा यहाँ इस तार को छूता है। जैसे हम इस चम्मच को रखते हैं विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत सेल के अंदर से जो विद्युत है ये प्रवाहित होती है धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ, और विद्युत इस तरह से प्रवाहित जब होती है, ये जब बल्ब से होकर के गुजरती है तो ये बल्ब क्या करता है, जलने लगता है। यह बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह कब संभव हुआ, ये यहाँ इस बात पे देखिए, ये जो चम्मच आपने लगाया था, इस चम्मच ने इस विद्युत को अपने भीतर से गुजरने दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, विद्युत का चालक है। आप चाहें तो इसके द्वारा दूसरा भी ले सकते हैं, लोहे की कील ले लीजिए, लोहे की कील का एक सिरा यहाँ जोड़िए, दूसरा सिरा आप यहाँ जोड़िए। अब भी आप देखेंगे क्योंकि लोहे की कील भी क्या है, लोहे की कील, लोहा क्या एक धातु है, धातु अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देती है। तो जब हमने लोहे की कील को यहाँ रखा और यहाँ से इसके दूसरे सिरे को जोड़ा, फिर दोबारा विद्युत परिपथ पूरा होता है और बल्ब जलने लगता है। तो ये दो क्रियाकलाप है जो हमें ये बताते हैं कि जो धातु होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये तो तत्व सामान्य है। अब हम विशेष बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में विशेष बात, तो जो भी धातुएं हैं सबसे ज्यादा जो विद्युत और ऊष्मा की चालक है वह है, पहले नंबर पे आता है चांदी। चांदी जो है वह विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है, चांदी। दूसरे नंबर पे आता है तांबा, दूसरे नंबर पे आता है तांबा। ये चांदी और तांबा जो है ये बहुत अच्छे सुचालक हैं। इनके अंदर दूसरे तत्वों की यानी दूसरे धातुओं की तुलना में जो ऊष्मा और जो विद्युत है उसका प्रभाव बहुत सरलता से, सहजता से और अधिकतम सीमा से होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी बात है जो मैंने बताया था आपको, जिसको हम बोलते हैं सीसा धातु, अंग्रेजी में जिसको हम लेड बोल देते हैं, जिसका संकेत Pb है। ये वह धातु है जिसके अंदर जो विद्युत और ऊष्मा का जो सुचालन है वो सबसे कम पाया गया है, सबसे कम। यानी अगर हम बात करें ये प्रतियोगिता के लिए जो उपयोगी प्रश्न उनमें आता है कि सबसे अधिक जो विद्युत के सुचालक है, सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक कौन से तत्व हैं, वे दो तत्व हैं, चांदी और तांबा। सबसे अधिक क्या है, चांदी, और दूसरे नंबर पे है तांबा। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन है, लेड, जिसको सीसा एक धातु है जिसको हम इंग्लिश में लेड बोलते हैं। विद्युत की बैटरी, जो विद्युत बैटरी होती है जो इन्वर्टर में इस्तेमाल की जाती है, जो वो सभी किससे बनती है, सीसा धातु यानी लेड से बनती है। दूसरे नंबर की धातु है मरकरी, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में पारा। ये पारा वही चमकीली धातु है जो आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा, तो जो चिकित्सक होते हैं उनके पास जो शरीर का ताप मापने के लिए जो तापमापी होता है, तापमापी के नीचे बल्ब में एक चमकीली सी तरल धातु, जो तरल पदार्थ दिखाई देता है, ये तरल पदार्थ कौन सा है, ये तरल पदार्थ ही पारा है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी। और इसका जो संकेत है वो क्या है, कैपिटल P स्मॉल v Pb। ये दूसरी धातु है जिसके अंदर ऊष्मा और विद्युत का सुचालन जो है वो निम्नतम है। तो यानी अब दो सबसे अधिक कौन से हो गए, चांदी सबसे पहले एक नंबर पे और तांबा दूसरे नंबर पे। सबसे कम है लेड यानी शीशा, और उसके बाद सबसे कम में दूसरे नंबर पे आता है लेड के बाद में मरकरी। और अगर हम बात करते हैं जो दूसरे हैं जिसको बोलते हैं अपन लोहा, ये भी चालक है,
लेकिन इन दोनों की अगर तुलना करें तो ये बीच वाली स्थिति में आता है, मध्यम श्रेणी में आता है। ना तो बहुत अच्छा सुचालक है, ना बहुत बुरा सुचालक है, यानी ये जो है ये मिड रेंज में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ जिंक भी ऐसे ही है। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा ऊष्मा और विद्युत का चालन धातुओं में। अगर अब बात करते हैं किसके बारे में, अधातुओं के बारे में। अधातुएं जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक। मैंने बताया ना, कु शब्द से क्या हो गया, कु एक उपसर्ग है, कु का मतलब होता है जो बुरा, खराब, चालक यानी ये बैड कंडक्टर है। इसको अगर हम कुचालक को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर। और सुचालक को हमने क्या बोला था, गुड कंडक्टर। सुचालक यानी गुड कंडक्टर। सिर्फ चालक को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और सुचालक यानी गुड कंडक्टर। ये क्या है, अधातु जो होते हैं वो कहते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। इनको हम ऊष्मा रोधी या विद्युत रोधी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से अवरोध करती है, ऊष्मा को जाने नहीं देगी अपने भीतर से, और न ये विद्युत को अपने भीतर से जाने देती हैं, इसलिए हम इनको ऊष्मा या विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए मैं एक बात इसको फिर प्रयोग के द्वारा करते हैं। बिल्कुल सरल गतिविधि जिसको आप अपने घर पे कीजिए, और घर पर करने से जो आप सीखेंगे उसको आप पूरा जीवन भर नहीं भूलेंगे। याद की बात आप भूल सकते हैं, लेकिन जिस चीज को आपने किया, करके देखा और समझा, वो चीज आपके मस्तिष्क में सदैव सदैव के लिए बनी रहेगी। तो ये गतिविधि बहुत सरल है, करके देखिए। जिस प्रकार से मैंने यहाँ आपको बताया था, ये एक साधारण हमने विद्युत परिपथ बनाया है, जिसमें एक विद्युत सेल है, एक टॉर्च का बल्ब है, और ये हमने इसको तारों से जोड़ देने के बाद में ये तारों के दो मुक्त सिरे रखे हैं, एक सिरा ये, एक सिरा ये। पहले हमने यहाँ धातुओं को रखा था, अब हम अधातुओं के टुकड़े रखेंगे। ठीक है, यानी अब जैसे हम प्लास्टिक का चम्मच ले लेते हैं, प्लास्टिक के चम्मच को रखा, बल्ब नहीं जला, बल्ब नहीं जला। अगर ये अपने अंदर से विद्युत को जाने देता तो बल्ब जलता। अगर हम ऐसे देखते हैं, लकड़ी को ले लेते हैं, प्लास्टिक को ले लेते हैं, कांच को ले लेते हैं, आपको तो पता ही नहीं धातु ये है धातु, तो आप किसी भी चीज को लेके रखिए, किसी भी चीज को, और जो अपने भीतर से विद्युत को गुजरने दे वो क्या है, वो तत्व क्या कहलाएगा, धातु। और जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को गुजरने ना दे वो क्या है, अधातु। ये तो था अपने विद्युत का चालन। अब ऊष्मा के चालन की बात कर लेते हैं। आप एक ये मोमबत्ती जलाइए, इस मोमबत्ती के ऊपर आप वो जो प्लास्टिक का चम्मच है ना उसको लेकर के यहाँ रख दीजिए, प्लास्टिक के चम्मच को इस सिरे से पकड़ लीजिए। क्या होगा, जब आप इस सिरे को गर्म करोगे तो क्या लगता है आपको, ये ऊष्मा यहाँ पहुंचेगी। गतिविधि करिए और आप पाएंगे कि ये जल जाएगा, ये जल जाएगा, लेकिन ऊष्मा को यहाँ तक नहीं आने देगा। इसी तरह से जो आइसक्रीम के अंदर आपको देखा है लकड़ी की जो स्टिक मिलती है, उसको ले लीजिए आप, उसको एक तरफ से पकड़िए, दूसरी तरफ से जलाइए, वो जल जाएगी, लेकिन अपने अंदर से ऊष्मा को आपके हाथ तक नहीं पहुंचने देगी। यही कारण है कि जो प्लास्टिक है, जो कार्बन है, यानी कार्बन एक अधातु है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये अधातु के उत्पाद हैं। कैसे हैं ये विषय दूसरा है, अगले किसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये विद्युत के रोधी हैं, इसीलिए जो धातुओं से बने हुए पदार्थ होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे बर्तन हैं खाना पकाने के, उनके हत्थे बनाने के लिए। जैसे चाय की केतली के ऊपर आपने देखा होगा ना, काले रंग का एक बहुत बड़ा एक वो हत्थे के ऊपर काले रंग का एक पकड़ने के लिए कोई स्पॉट बनाई गई है। वो चीज क्या है, अधातु से निर्मित है। एक वो अधातुओं से बना हुआ कोई बहुलक है, वो एक विषय अलग है। तो यानी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इन दो गतिविधियों को करने के बाद कि जो ऊष्मा की धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, और अगर हम बात करते हैं अधातुओं की तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। अब यहाँ पे एक फिर अपवाद आता है, फिर वही परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एकमात्र जो ऐसा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन है, जो मैंने बताया था ना अधातु, बताया था जो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन से, कार्बन, जिसका संकेत क्या है, C। तो ये कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप क्या आता है ये मैं बाद में बताता हूं। यानी रासायनिक रूप से तो वो कार्बन ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। कार्बन है कोई पदार्थ रासायनिक रूप से, यानी कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है, लेकिन उसमें कार्बन के परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण से उसके अलग अलग भौतिक रूप बन जाते हैं। इन अलग अलग भौतिक रूपों को, जिनके अंदर परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, हम उसको बोलते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं इसको, अपर रूप। ये जो
हमारा ग्रेफाइट है ये कार्बन का एक अपर रूप है। एकमात्र यह वह अधातु है जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को गुजरने देती है, लेकिन उतना नहीं जितना धातुएं। ये गुड कंडक्टर हम इसको बोल नहीं सकते, ये कंडक्टर है, यानी इट अलाउज द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ये अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को गुजरने देता है, किंतु उतनी क्षमता से नहीं जितनी क्षमता से धातुएं गुजरने देती हैं। तो ये अपवाद के तौर पर याद कीजिए। और मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, जो अपवाद के रूप में जो आपको चीजें मैं बता रहा हूं, अधिकतर यही वो है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो प्रतियोगिताओं के अंदर बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब अगले जो गुण है हमारा 5वां गुण, उसकी बात करते हैं। 5वां गुण है सोनोरस, ध्वनिकता। 5वां गुण क्या है? ध्वनिकता। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस। जितनी भी धातुएं हैं वो ध्वनिक हैं, यानी सोनोरस हैं। जब भी उनको किसी कठोर वस्तु से टकराया जाता है, या जब भी कोई कठोर वस्तु किसी धातु से टकराती है, तो उसमें कंपन से एक आवाज उत्पन्न होती है, एक आवाज। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है जो कंपन से उत्पन्न होती है। तो जब कंपन होंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न होगी। ये सोनोरस या रिंगिंग टाइप के जो ये धातु होती है, ये रिंगिंग क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं धातुओं की, ये तो ये क्या है? अध्वनिक। ये क्या है? अध्वनिक, नॉन सोनोरस। यानी अब यहां देखिए, नॉन सोनोरस। अब आप देख लीजिए, हम पत्थर है, मान लीजिए पत्थर या लकड़ी का दो टुकड़े हैं, अब हम उनको टकराएंगे ना, आवाज तो आती है। विद्यार्थी फिर कन्फ्यूज होंगे कि सर आप कहते ये ध्वनि नहीं उत्पन्न करती। समझिए इस बात को। यहाँ क्या है, जब वो दो चीजें आपस में टकराई, जैसे मान लीजिए कांच है, अधातु से बना हुआ है, ठीक है, या अधातु से बनी कोई दूसरी वस्तु है, आप उसको आपस में टकराएंगे तो जो एक बार के लिए ध्वनि पैदा होती है वो होती है कोलिजन, यानी टक्कर के कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। कोलिजन क्या चीज होता है, किसी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो एक बार के लिए कोलिजन की वजह से पैदा हुई है, और ये जो ध्वनि पैदा हो रही है ये हो रही है कंपन की वजह से। ये कंपन कहाँ आता है? देखिए, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। इससे हमने जो टॉपिक पढ़ा ना, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर वाला, जो ये कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के। जो धातुएं होती हैं, धातुओं की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि धातुओं के परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। जिस प्रकार तरल बहता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं इधर से उधर। यानी इनके जो संरचना की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जो धातु होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण से जब इन पे चोट लगती है तो ये इलेक्ट्रॉन कंपन करते रहते हैं, और ये ध्वनि कई देर तक, काफी समय तक तुलनात्मक रूप से, जो टक्कर होने से जो ध्वनि होती है वो एक बार के लिए उत्पन्न नहीं, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातुओं के भीतर परमाणुओं में उपस्थित हैं, इनके कारण से ये जो ध्वनि है ये काफी देर तक कंपन के रूप में हमें सुनाई देती है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं धातुओं को सोनोरस, यानी ध्वनिक। अगला जो गुण होता है हमारा छठा, वो है द्युति, द्युतिवान। द्युतिवान को हम इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट्रस, या इसको बोलते हैं चमकीला। चमकीला धातु क्या होती है? चमकीली होती है, यानी लस्ट्रस, लस्ट्रस। और यहां हमने बताया यहाँ पे अधातु क्या आती है? नॉन लस्ट्रस, यानी अद्युतिहीन। द्युतिहीन, हीन शब्द में क्या आता है? रहित, यानी ये होती है निष्प्रभ। चमकीली से निष्प्रभ, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। अब सुनिए इस बात को समझाता हूं। यहाँ फिर कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को फिर दूर कर देता हूं। आप कई बार ऐसे देखेंगे ना, प्लास्टिक की कोई नई चीज है, कांच की कोई नई चीज है, बिल्कुल चमक रही है, ठीक है, एक लोहा रखा है या कोई दूसरे जिंक धातु है, उसका कोई उसकी से बनी कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, आप देख रहे हो तो बिल्कुल मैली हो चुकी है, उसके ऊपर तो कोई चमक नहीं है। और जबकि ये जो आपके कांच का टुकड़ा है या प्लास्टिक की बनी हुई कोई वस्तु है वो चमक रही है।
तो यहाँ चमक से मतलब अभिप्राय क्या है, भीतरी संरचना, यानी ये इनका प्राकृतिक गुण है, इनके स्वभाव में है ये गुण। तो एक काम कीजिए, एक छोटी सी गतिविधि, आपको चमकती हुई चीज को देख के ये मत सोचिए कि ये धातु है और जो चमक नहीं रही तो ये क्या अधातु है। आप एक डस्टिंग पेपर लीजिए जिसको हम बोलते हैं रेगमार्क पेपर, या किसी पत्थर से आप उसको खुरचना शुरू कीजिए। जब आप उसको खुरचेंगे, ठीक है ना, जब आप उसको रगड़ेंगे तो अगर वो चमक बन जाए, अगर जो चमक थी नहीं ना, फिर भी जैसे एक लोहे की वस्तु काफी लंबे समय से पड़ी हुई है, उसके ऊपर थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, वो हल्की सी ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, या फिर चांदी की कोई वस्तु है वो आपको थोड़ी सी काली दिखाई देगी, आप उसको क्या करिए, अच्छे से रगड़ दीजिए। जैसे ही आप रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि भीतर से एक बहुत अच्छी चमक पैदा हो जाती है, व्हाइटिश लस्टर। ये जो चमक होती है ये वास्तविक गुण है धातुओं का। ये इलेक्ट्रॉन जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो इनकी सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने शुरू हो जाते हैं, इसी कारण से ये चमक इनके अंदर होती है। ये एक अलग गुण है, बड़ी कक्षाओं में विस्तार से जानने को मिलेगा। आप इतना समझ लीजिए कि जो धातुएं हैं उनके अंदर प्राकृतिक रूप से एक गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं द्युतिवान या चमकीलापन या लस्ट्रसनेस। ठीक है, ये चमकीली होती है, रगड़ने पे आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो वायु के संपर्क में आने के कारण इनके सतह के ऊपर कुछ विभिन्न प्रकार के रसायनों की परत बन जाती है। अगला विषय बाद में बताएंगे। जबकि जो अधातु होती हैं द्युतिहीन होती हैं, यानी चमक नहीं होती, दिखने में प्रतीत हो सकती हैं, और प्रतीत हो रही है तो फिर विश्वास मत कीजिए, आप उसको रगड़िए, बहुत अच्छे से खुरदरी चीज से रगड़िए और या सैंड पेपर से रगड़िए। अगर वो चमक बनी रहे तो वो धातु का ही, वो धातु ही होगी, और अगर वो चमक खो जाए तो वो क्या है, आपकी अधातु, निष्प्रभ। तो यहाँ भी एक अपवाद है हमारे सामने, जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी चमकीली हैं, कोई अपवाद नहीं है धातुओं में। लेकिन अधातु में एक अपवाद है, एक अधातु की आयोडीन, एक अधातु कहते हैं आयोडीन, इसका संकेत क्या है, आई, कैपिटल आई। आयोडीन का संकेत है कैपिटल आई, और ये I2 के रूप में एग्जिस्ट करती है, यानी इसके दो परमाणु मिलकर के I2 का अणु बनाते हैं, यानी आयोडीन के अणु I2 दो परमाणुओं से युक्त द्विपरमाणु अणुओं के रूप में ये आयोडीन अस्तित्व में पाई जाती है। यह एकमात्र वह अधातु है जो चमकीली होती है, इसके अंदर पर्पल कलर का एक चमक रहती है, इसको आप रगड़ेंगे तो भी ये चमक आएगी। अगर किसी कारण से इसके ऊपरी सतह के ऊपर कुछ इस तरह से पदार्थ जमा है जो इसको ये चमकीली दिखाई नहीं दे रही, तो आप फिर भी रगड़िए और ये अंदर से चमक उठेगी। तो जो अधातु है उनमें एकमात्र अपवाद जो है वो है क्या है, आयोडीन। तो ये अभी तक तो हमने कर लिए 6 प्रकार के भौतिक गुण धातु और अधातुओं के। अगला है हमारा कठोरता। 7वां हमारा जो भौतिक गुण है अधातु, धातु और अधातु का, वो है क्या है, कठोरता। कठोरता की बात करते हैं अपन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्डनेस। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस, ये जो हार्डनेस होती है, जितनी भी धातुएं हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड, बहुत सख्त होते हैं। सभी धातुएं सख्त होती हैं, सभी धातुएं, क्या लिखा मैंने, सभी धातुएं सामान्यतः सख्त होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, उनके अंदर बहुत दबाव को झेलने की क्षमता होती है। अब यहाँ अपवाद के तौर पे क्या है, मैंने पहले बताया था, एक तो था पारा जो तरल अवस्था में रहती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी, और जिसका संकेत मैंने आपको क्या बताया था, Hg। ये तो अपने आप तरल अवस्था में है, तो हार्डनेस का तो इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता कि हार्ड होगा, क्योंकि ये तरल है ना, तो इसके अंदर वो गुण है तरलों वाले। दूसरी जो चीज होती है वो होता है सोडियम और पोटाशियम, ये अपवाद है, सोडियम और पोटाशियम, ये वो दो अधातु हैं। सोडियम का संकेत क्या लिख रहा है हमने, Na, कैपिटल N और स्मॉल a, और दूसरी जो धातु है वो है क्या है, पोटाशियम। इस पोटाशियम का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल K, ठीक है, कैपिटल K। ये दो वो धातुएं हैं जो इतनी नरम है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उन धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती हैं, तो वो दो धातु कौन सी हैं, सोडियम और पोटाशियम। ये बड़ी नरम धातुएं हैं, जो आप सब्जी काटते हैं ना चाकू से, सब्जियों के जैसे इनको भी आप काट सकते हैं। ये हमारा था किसके बारे में, कठोरता के बारे में। अगर हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में, ये कम कठोर होती है, लेस हार्ड, इसको क्या बोलते हैं, कम कठोर या लेस हार्ड।
देखिए अगर कोई भी आप वस्तु को लेंगे जो अधातु से बनी हुई है, उसको ऊपर आप दबाव डालेंगे तो वो क्या है, वो बिखर जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए मैं उदाहरण बताता हूँ। कोयला क्या है, एक अधातु है जो कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप माने पता ना, जिसके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक संरचना से तो उसके भीतर के सारे परमाणु क्या है, कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन वो दिखने में कैसा काला और भूरा, जिसको बोलते हैं ना छिद्रित। इसको अगर आप दबा लोगे तो क्या है, टूट जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद, जितनी भी धातुएं हैं वो सामान्यतः बहुत कठोर नहीं होती। ठीक है, ठोस अवस्था में हो सकती है लेकिन वो कठोर नहीं हो सकती, बहुत अधिक कठोर, बहुत ज्यादा दृढ़ता में नहीं होती। और बहुत ज्यादा दृढ़ता का अपवाद यहाँ फिर आ गया, हर एक बिंदु पर अपवाद है। यहाँ पे अपवाद है डायमंड, यहाँ पे क्या है, डायमंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हीरा। हीरा ये कार्बन का एक अपर रूप है। ये क्या है, हीरा कार्बन का अपर रूप है। यानी ये इसमें जो कार्बन के परमाणु हैं वो चलिए वो विषय बड़ी कक्षा है, वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि ये कठोरतम अभी तक जितने भी ज्ञात धातुएं हैं या धातुओं की भी तुलना करें तो सबसे कठोरतम जो है वो कौन सा है, डायमंड यानी हीरा, कार्बन से बना होता है। आपने देखा होगा ना, जो शीशे का काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की पेंसिल होती है जिसके टिप के ऊपर यानी जिसके ऊपरी सिरे के ऊपर डायमंड लगाता है, और उस डायमंड से जैसे ही वो शीशे के ऊपर एक स्क्रैच एक लाइन मारते हैं तो शीशा कट जाएगा, बड़ी सहजता से वो कट जाता है, टूट जाता है। ये किसके कारण से है, डायमंड की कठोरता के कारण से। तो ये तो था हमारा 7वां। अब 8वां और अंतिम जो भौतिक गुण है उसका अध्ययन कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे भौतिक गुण हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अगर जो दिए गए हैं मैं पहले उनको विस्तार से कर लेता हूँ, अन्य जो उनको भी थोड़ा बताऊंगा मैं आपको बाद में। अब हमारा 8वां गुण है वह है क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं गलनांक। गलनांक और दूसरा होता है द्रव्यनांक। गलनांक और द्रव्यनांक। द्रव्यनांक देखिए, गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और जो द्रव्यनांक है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, गलनांक और द्रव्यनांक एक ही बात है, सॉरी क्वथनांक। गलनांक या द्रव्यनांक एक ही बात है। तीसरा वो है, वह दूसरा जो गुण वो है क्वथनांक। क्वथनांक को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूं ताकि आप सरलता से समझ सकें। पदार्थ को मैंने शुरू में ही बताया था आपको, आप सभी अच्छे से जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। देखिए, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ठोस अवस्था किसमें बदल जाती है, द्रव अवस्था में। तो जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक या द्रव्यनांक कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई एक धातु है ए, हमने उसको गर्म किया 1840 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, क्या है वो एकदम से तरल अवस्था में आ गई, तो ये क्या है, उस धातु का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यानी द्रव्यनांक या गलनांक। गल गई है, गल करके, जैसे ना बर्फ गलती है तो पानी बन जाता है द्रव अवस्था के पानी, और बर्फ क्या, ठोस अवस्था। अब हम बात करते हैं, अगर द्रव को गर्म किया जाता है, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो उसकी क्या बन जाती है, भाप। भाप क्या है, गैसीय अवस्था। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो जिस तापमान पर वो द्रव गैस में बदल जाता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। इसको क्वथनांक, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। इसका कारण क्या है, धातुओं के भीतर जो ये धातुओं के परमाणु हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, और उनके इन आबंधों को टूटने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इसीलिए ये जो इतनी भी धातुएं हैं, ये धातुओं के जो तापमान है वो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत अधिक तापमान होते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एकमात्र जो धातु है वह है मरकरी, यानी पारा धातु है जो तरल अवस्था में अपने आप। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं धातुओं की, जिस धातु में सबसे अधिक, जिस धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा वह है टंगस्टन। टंगस्टन इसका जो संकेत होता है वो कैपिटल W होता है। टंगस्टन वह धातु है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक है।
आपने अपने घरों के अंदर जो बल्ब देखा है, बल्ब के अंदर जो पदार्थ, जो तंतु लगा होता है, बल्ब का तंतु जिसमें से विद्युत गुजरने पर प्रकाश उत्पन्न होता है, यह वह तंतु जो किससे बना होता है, टंगस्टन से। तो सर्वाधिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण, क्योंकि किसी भी पदार्थ का उपयोग जो करना है हम, वो उपयोग उसके गुणों के अनुसार करते हैं। उसके गुण क्या है, उसके गुणों को जो उपयोग हम करने जा रहे हैं उस उपयोग के लिए उसके गुण सही से उपयुक्त है या नहीं। तो बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण से ये गुण उपयुक्त है, इसलिए इसका प्रयोग हीटर्स में भी किया जाता है। रोड्स बनाने के लिए किया जाता है, जो प्रेस होते हैं, स्त्रीज होती है, उसके जो एलिमेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला कौन सा है, टंगस्टन। पारा मैंने बताया है कि पारा तो अपने आप में जिसको Hg बोलते हैं, यानी मरकरी, जो तो अपने आप में तरल अवस्था में। तो सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपका पारे का। ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या है, तो ऑलरेडी तरल अवस्था में है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे कम है। अब हम बात करते हैं, एक चीज हो जाती है गैलियम, एक धातु होती है गैलियम। ये जो गैलियम धातु है, गैलियम धातु, इसका संकेत है कैपिटल Ga। ये गैलियम धातु है कि दूसरी धातु, ये पे अपवाद है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये ठोस अवस्था में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। अगर आप गैलियम का एक टुकड़ा लेकर के मुट्ठी में बंद कर लेंगे, तो मुट्ठी बंद होने के कारण से मुट्ठी में जो तापमान बढ़ेगा, मुट्ठी का जो तापमान, यही पर्याप्त है इस गैलियम के टुकड़े को पिघलाने के लिए। अगर आप मोमबत्ती के एक मोम के टुकड़े को हाथ में बंद करके रखेंगे ना, तो संभावना ये है कि वो नहीं पिघलेगा, और पिघलता भी नहीं है। लेकिन गैलियम एक वह धातु है, अगर उसके टुकड़े को आप अपने मुट्ठी में लेकर के अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, तो उसी ताप से यह पिघल जाएगा। तो ये बात याद रखने के लिए है। तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट वाली कौन सी है, टंगस्टन। सबसे कम कौन सी है, पारा। और एक बहुत कम वाली क्या है, गैलियम। अगर हम बात करते हैं अधातुओं की, अधातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक या द्रवनांक और जिसको बोलते हैं क्वथनांक, ये धातुओं की तुलना में बहुत कम होते हैं। ठीक है। और एकमात्र यहाँ पे भी अपवाद है, वो अपवाद क्या, डायमंड, हीरा। हीरा एकमात्र वह अधातु है जिसका गलनांक बहुत उच्च पाया जाता है। और दूसरा है ग्रेफाइट, यानी कार्बन के ही दोनों अपर रूप हैं। जब हमने बात कंडक्टर की थी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, उष्मा और विद्युत के सुचालक, तो ग्रेफाइट का आया था, कठोरता में हीरा आया था। और अगर बात हम यहाँ करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये दोनों अपर रूप जो हैं कार्बन के, यहाँ पे अपवाद के रूप में है। इनका जो गलनांक है और जो इनका क्वथनांक है, ये बहुत ऊंचा आता है। ठीक है। और क्योंकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, ठीक है, चिकना बहुत होता है, इसकी कुछ पुराणों की संरचना किस प्रकार से होते हैं दूसरे पाठ में पढ़ेंगे हम, उसके कारण से ये बहुत स्लिपरी हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको संनेहक के रूप में बड़ी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है, संनेहक, यानी जिस प्रकार से है ना, हम विद्युत उपकरणों में या बॉल बेरिंग में हम ग्रीस डालते हैं, जो एक चिकना देने के कारण से घर्षण को कम कर देता है सरलता से, फिर वो बॉल बेरिंग है अपने या मशीन के पार्ट्स काम करते हैं। तो बड़ी मशीनें जिनके अंदर घर्षण से बहुत अधिक उष्मा पैदा होती है, वहां पे जो ग्रीस है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो पिघल करके बह जाएगा। वहां इस्तेमाल किसका किया जाएगा, ग्रेफाइट का। तो ये तो हमारा धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। अभी आगे हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। बने रहिए, अब नए अगले वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अत्री एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।